स्टार्ट करें। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिट्स। तो कुछ पहले है ना बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, आ जाइए। व्हाट डू मीन बाय रिट? रिट क्या होता है? रिट एक तरीके का फॉर्मल ऑर्डर है। रिट क्या है? एक फॉर्मल ऑर्डर, दैट्स इट, एक फॉर्मल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो हमने पढ़ी आर्टिकल नंबर 32 में। आर्टिकल नंबर 32 बोलता है कि अगर आपसे कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो आप कहां जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ पैरेलली आप एक और आर्टिकल पढ़ेंगे, जो आर्टिकल नंबर आपको याद करना है 226। यहाँ पे बोलते हैं कि आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहे तो कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 बोलता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, आर्टिकल 226 बोलता है हाई कोर्ट जाने का। तो चलिए समझते क्या है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट बोलता है, लेकिन ये बस किसके लिए बोलता है? कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर शिकायत करने का। आर्टिकल 226 बोलता है कि आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के पास बस फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं जाना है, फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जा सकते हो और उसके अलावा अदर राइट्स के। फॉर एग्जाम्पल, आप जबलपुर में बैठे, आपसे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, एज पर 32 कहां जाने का? सुप्रीम कोर्ट, दूर है ना। एज पर 226 कहां जाने का? हाई कोर्ट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप चाहे तो कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन क्या हाई कोर्ट क्या बस फंडामेंटल राइट्स की चीजों को कवर करता है? क्या नहीं, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को भी देखता है और साथ में उसके अलावा आपके अगर दूसरे राइट्स भी अदर देन फंडामेंटल राइट्स भी छीन ले जाते हैं तो भी आप हाई कोर्ट के पास जाकर शिकायत कर सकते हो। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आपको 32 बताता है वो ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, और ये किसकी बात करता है? 226 हाई कोर्ट की। लेकिन यहाँ पे बस फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, और अदर देन फंडामेंटल राइट्स अदर राइट्स। इज दैट क्लियर? चलिए, नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर ये छीन लिया गया तो ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है ना मिलना चाहिए। अगर आपसे छीना गया तो इन्होंने कहा सबसे ज्यादा पनिशमेंट कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट, और उसके अलावा और कौन दे सकता है? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट, लोअर, ये सारे कोर्ट बहुत छोटे मोटे कोर्ट होते हैं तो इनके पास नहीं जाने का, ठीक है, ये हम बड़ा केस मानेंगे। अब इन्होंने कहा है कि रिट का मतलब क्या बताया? फॉर्मल ऑर्डर। इन्होंने कहा फॉर्मल ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के फॉर्मल ऑर्डर होते हैं। ये सब लैटिन वर्ड्स है। सबसे पहला आपको लैटिन वर्ड क्या दिख रहा है? हेबियस कॉर्पस, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 226, 32 ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। सबसे पहला आप पढ़ने वाले हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है? टू हैव द बॉडी। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे। अगर किसी को भी द पर्सन हु इज कन्फाइंड मतलब जेल में डाल दिया, अगर किसी को कैद कर लिया है, जेल में डाल दिया है, क्या लिखा है? विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। अगर किसी को जेल में डाल दिया है गलत तरीके से, तो वो सीधा, मैंने अभी आपको बताया ना, हमारे पास राइट था ना, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। कोई भी किसी को मनमानी तरीके से अगर कैद कर रहे हैं, हमने पढ़ा था इलीगल अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अगर कोई भी किसी को कैद कर रहा है तो डायरेक्ट कहां जाने का? सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने कहा कि किसी को भी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन से कन्फाइन किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस फाइल होगा वो केस फाइल किस नाम से जाना जाएगा? हेबियस कॉर्पस। कोर्ट बोलेगा जिसने केस फाइल किया है उसे मेरे सामने लेकर आओ, टू हैव द बॉडी, उस बॉडी को लेकर आओ मेरे सामने, है ना, जिस रिगार्ड में ये केस हो रहा है, ठीक। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है द ऑर्डर टू द लेट द कोर्ट नो ऑन द व्हाट्स ग्राउंड। कोर्ट उन लोगों से पूछेगा जिन्होंने उस बंदे को जेल में डाला है। क्या पूछेगा? कि भैया क्या ग्राउंड से, किस बेसिस में आपने इसको कैद किया है, बेस बताओ। अब वो सारी अपनी डिटेलिंग देंगे, पुलिस वाले बताएंगे हमें ये कारण के कारण डाला है। अगर कोर्ट में बैठे जज को ठीक लगता है तो उसे वो कंटिन्यू कहेंगे कि भैया जेल में रहो। अगर उन्हें ठीक नहीं लगता है तो वो ऑर्डर पास कर देगा कि इसे छोड़ दिया जाए, जबरदस्ती का, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन कैद किया है। तो जो जेल में है वो तो हमेशा ये बोलेगा ना कि जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, अनजस्ट हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तो वो हेबियस कॉर्पस नाम से केस फाइल करेगा। वो कहेगा कि कोर्ट ऑर्डर पास करिए मुझे रिलीज करने का। अब वो भी अपने प्रूफ देगा, और जिसने कैद कर रखा है, जेल में डाला है, वो भी अपने प्रूफ देगा। टू सेट हिम फ्री, अगर ठीक लगेगा कि वो बंदा सही है तो फ्री करने का ऑर्डर पास किया जाएगा ना बच्चा, अगर नहीं तो अदरवाइज मना कर दिया जाएगा। इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर हिज डिटेंशन,
जस्टिफाई ही नहीं कर पाए पुलिस ऑफिसर कि भाई उसे क्यों जेल में डाला है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि गलत इंटेंशन से डाला है, तो उसे फ्री करने का ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन जो हेबियस कॉर्पस की जो रिट्स है वो कौन पास कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं क्या, रिट्स। ये रिट्स कौन कौन पास कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स अगर आपके छीने गए हैं तो आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, मैं अदर राइट से भी डील करता हूँ, लेकिन सॉरी हाई कोर्ट बोलता है मैं अदर राइट से भी डील करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, मैं बस फंडामेंटल राइट्स को देखूंगा क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़े बड़े, उसके अलावा दूसरे राइट्स छोटे मोटे हैं तो भैया छोटे कोर्ट में जाए। वो छोटा कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट। उससे नीचे लेवल की बात नहीं कर। क्लियर है। हेबियस कॉर्पस का मतलब समझ में आया। हेबियस कॉर्पस लैटिन वर्ड मीनिंग क्या है, टू हैव द बॉडी। इस टाइप का केस कब फाइल किया जाता है, रिट कब फाइल की जाती है, जब किसी बंदे को जेल में डाल दिया जाता है विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। वो गुहार करता है जज से कि मुझे फ्री कर दिया जाए, अगर उन्हें ठीक लगेगा तो फ्री कर भी देंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ये रिट्स वाले ऑर्डर पास कर सकते हैं। रिट क्या है, फॉर्मल ऑर्डर। वो हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर पास करेंगे कि इसे फ्री करो। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, मैंडेमस। मैंडेमस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कमांड देना। कमांड देना मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना। यहाँ पे किसे ऑर्डर किया जा रहा है, यहाँ पे उन्होंने बोला इट इज इश्यू टू डायरेक्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, किसी भी कॉर्पोरेशन को, किसी भी इंफीरियर कोर्ट को, किसी भी गवर्नमेंट को, ठीक है, रिक्वायरिंग हिम नेचर इन दी पब्लिक ड्यूटी। समझना, जहां कहीं भी कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसका नेचर क्या है, जिसका काम का नेचर क्या है, पब्लिक ड्यूटी, समाज की सेवा। अगर वो पब्लिक ड्यूटी अपने काम अच्छे से नहीं कर रहा है, पब्लिक की ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जाओगे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या बोलोगे, रिट्स मैंडेमस इश्यू करो, जिसमें उन्हें ऑर्डर दिया जाएगा, कमांड किया जाएगा कि आप अपना काम अच्छे से करो। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात बोलूं, पोस्ट ऑफिस क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है, सरकारी दफ्तर है। अगर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से नहीं करे, फॉर एग्जांपल किसी बुजुर्ग आदमी की पेंशन आती है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुछ काम होता है, वहां जा जाके परेशान है, तो वो डायरेक्ट जाके कहां पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास कंप्लेन करेगा। सुप्रीम कोर्ट वहां से ऑर्डर पास करेगी, रिट मतलब क्या होता है, फॉर्मल ऑर्डर। कौन सा वाला ऑर्डर पास करेगी, कमांड वाला, मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस वाला ऑर्डर पास करेगी कि आप अपना काम अच्छे से करिए, आप अच्छे से नहीं करे। हमने बोला और कोर्ट ने सुन लिया, ऐसा नहीं होता, वो अपने लेवल में इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, ठीक है, कि सच में इनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें पता चलता है कि सामने वाला काम नहीं कर रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड देंगे। तो कौन सा वाला रिट पास करने को क्या दिया जाएगा उन्हें, मैंडेमस वाला। क्लैरिटी है। मैंडेमस इश्यूड बता रहे, मैंडेमस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट दी पब्लिक अथॉरिटी। मैंडेमस हमेशा किसके अगेंस्ट इश्यू किया जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी। किसी भी प्राइवेट एंटिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर आपने ध्यान से फंडामेंटल राइट्स पढ़े हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले, किसकी है, स्टेट की। स्टेट वर्ड था, स्टेट में कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, म्युनिसिपैलिटी, सब मतलब सरकार है, पब्लिक है, पब्लिक अथॉरिटी है। तो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट कि भैया ये सरकार हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन रही है, एक तरीके से हमें हमारा राइट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए, इट इज नॉट इश्यूड इफ द अथॉरिटी हैज, क्या लिखा है, डिस्क्रिएशन। इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिएशन मतलब मनमर्जी। डिस्क्रिएशन मतलब क्या होता है, मनमर्जी। इट इज नॉट इश्यूड इफ द अथॉरिटी हैज डिस्क्रिएशन। ये ऐसी अथॉरिटी के अगेंस्ट इश्यू नहीं करेगी मैंडेमस जिसकी क्या होती है, मर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इसमें किसी बच्चे को एडमिशन देना है कि नहीं देना है, इसमें किसकी मर्जी चलेगी, हमारी। हमारे पास कौन सी पावर है, डिस्क्रिएशन पावर है। डिस्क्रिएशन मतलब मनमर्जी। अब क्या हमें कमांड इशू कर दिया जाएगा क्या, मैंडेमस वाला, कि नहीं भैया इसका एडमिशन दो, आप गलत कर रहे हो, नहीं। प्राइवेट अथॉरिटी में नहीं चलने वाली, साफ साफ बोल दिया, मैंडेमस इशू किया जाएगा किसके अगेंस्ट, पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी डिपार्टमेंट। तो इसीलिए साफ साफ बोल दिया, किसी भी पर्सन, किसी भी कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट। फिर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे जितने भी सारे के सारे कोर्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर मतलब लोअर लेवल के कोर्ट्स। इंफीरियर मतलब क्या होता है, लोअर लेवल के कोर्ट्स, छोटे छोटे कोर्ट्स की बात हो रही है। तो इंफीरियर कोर्ट्स मतलब बाकी के बचे बुचे जो भी चिल्लर वाले कोर्ट्स है, जो छोटे छोटे केसेस से डील करते हैं। और क्या बोल दिया, गवर्नमेंट रिक्वायरिंग। इन्होंने कहा कि काम इन सब का किस नेचर का है,
पब्लिक ड्यूटी का, और ये अपना पब्लिक ड्यूटी अच्छे से नहीं करे तो इनके अगेंस्ट मैंडेमस इश्यू किया जाएगा। ध्यान देना, ये सब पब्लिक अथॉरिटी होगी, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास जा सकते हैं। कौन रेट पास करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी। पहला हेबियस कॉर्पस समझ में आया, मैंडेमस समझ में आया। नाम सुनिए, क्या लिखा है? प्रोहिबिशन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटल ना होता है मना करना, ठीक है। इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। प्रोहिबिशन और क्या लिखा है? सेरिटोरारी, ठीक है, लैटिन वर्ड है। समझना, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू दी इंफीरियर, छोटे कोर्ट्स। इंफीरियर कोर्ट्स मतलब छोटे कोर्ट्स, ठीक है। जुरिडिक्शन विच इज नॉट लीगली वेस्टेड इन इट। अक्सर क्या होता है कि हमें तो पता नहीं है कि कौन सा केस कहाँ जाएगा, लेकिन डिसाइडेड होते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के कोर्ट्स होते हैं, हर कोर्ट में जो केस जाता है वो भी अलग टाइप का होता है, कोई भी केस कहीं भी नहीं चला जाता, ठीक है। कुछ लोअर कोर्ट्स में जाता है, इंफीरियर कोर्ट्स में जाता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जाता है, कुछ हाई कोर्ट में जाता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा? हमें नहीं पता रहता, लॉयर को पता रहता है, ठीक। हमें नहीं पता तो लॉयर को पता है, क्योंकि उसने उस चीज की पढ़ाई करी है, पढ़ाई करते हुए उसे बताया गया है ये केस यहाँ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने भी पढ़ना चालू किया तो आपको पता चला ना, सिविल केस होते, क्रिमिनल केस होते। सिविल केस कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में। क्रिमिनल केस कहाँ जाएंगे? क्रिमिनल कोर्ट में, है ना। पढ़ा तो समझ में आया ना, अदरवाइज नहीं था। अब धीरे धीरे आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। ये लॉ में लिखा रहता है, एक्ट में लिखा रहता है कि कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जिसने पढ़ाई कर रखी है उन्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा, जो इस पे काम कर रहे हैं उन्हें ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो लॉयर ही रहते हैं जिनको इस सब का ज्यादा नॉलेज होता है। चलिए, इन्होंने कहा जुरिडिक्शन विच इज नॉट लीगली वेस्टेड इन इट। कभी कभार ये जो लॉयर था वो नालायक निकला, उसने आरडीवी से पढ़ाई कर रखी थी, बस पेपर देने जाता था, नॉलेज कुछ गेन नहीं किया। उसने एक ऐसे कोर्ट में जाकर केस डाल दिया, ठीक है, जो उसके एरिया का था ही नहीं। वो नालायक जज भी उसमें बैठा है, वो भी कुछ नहीं कह रहा है। ध्यान देना, सबकी गलती है, सभी की गलती है। सारे सरकारी काम तो भैया ऐसे ही होते हैं, ठीक है। एक ने गलती करी लॉयर ने, और जज ने भी गलती कर दी, उसने भी केस सुना और मस्त डिसीजन सुना दिया। रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन इशू किया जाता है छोटे कोर्ट्स के लिए, तब किया जाता है जब जुरिडिक्शन एक्चुअली में वेस्टेड नहीं है। ट्रिब्यूनल एक्ट्स विदाउट या फिर इन एक्सेस ऑफ द जुरिडिक्शन। या तो विदाउट मतलब उस कोर्ट में वो केस जाना बनता ही नहीं था, या फिर कुछ एक लिमिट होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंज्यूमर फोरम तो पढ़ा है। कंज्यूमर फोरम में बच्चा अलग अलग टाइप के फोरम्स होते हैं, थोड़े बताओ। नेशनल लेवल में होते हैं, स्टेट लेवल में होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं। अगर आपने वो फॉरम पढ़ा होगा तो उसमें कुछ मैटर दिए होंगे, कौन से नेशनल लेवल में जाते हैं, कौन से स्टेट लेवल में जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाते हैं। उसका एक बाइफर्केशन था, तो एक अमाउंट दिया रहता है, इतने अमाउंट तक, इतने लाखों तक का रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा और बड़ा तो स्टेट, और बड़ा करोड़ों की बात आ जाती है तो नेशनल। ऐसे होता है ना, तो ऐसे कोर्ट में भी होता है, इतने तक के मैटर्स कोर्ट में जाएंगे। तो उन्होंने बोला इन द एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि इस कोर्ट में 50 लाख तक के मैटर वाले, 50 लाख का जो कंपनसेशन क्लेम वाली बात थी, तो वो इस कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन उस कोर्ट ने कितने का डील कर लिया? 60 का, 70 का, मतलब 50 तक का वो डील कर सकता था, उससे ज्यादा का नहीं। तो यहाँ पे दो बातें लिखी हैं, ध्यान देना। कितनी बातें लिखी हैं? दो। ट्रिब्यूनल तो समझते हैं ना, सब्स्टिट्यूट कोर्ट का। ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने क्या किया? केस से डील किया, ऐसे केस से डील किया जो उसके एरिया में नहीं था, उसके एरिया का था ही नहीं, विदाउट। या फिर क्या हो गया? एक्सेस, उसके एरिया का तो था लेकिन जो अमाउंट था, वो अमाउंट क्या था, वो थोड़ा सा एक्सेस हो गया। 50,000 तक की वो डील कर सकता था, उससे ज्यादा का नहीं। उसने 60-70 वाले केसेस का भी डील कर लिया। क्या ये दो बातें समझ में आ रही है? या तो उसके पास केस ही नहीं बनता था, या तो बनता था लेकिन थोड़ा कम बनता था, उसने एक्सेस यूज किया, ठीक है। तो ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता था तो इशूड बिफोर दी ट्रायल ऑफ दी केस। समझना, ट्रायल ऑफ दी केस, ठीक है। अभी मैंने आपको बस ये रीड करवाया है, बिफोर दी ट्रायल ऑफ दी केस। स्टेजेस होते हैं, सबसे लास्ट होता है ट्रायल, सबसे लास्ट होता है ट्रायल। ट्रायल में क्या होता है? अब डिसीजन सुनाने ही वाले, लेकिन अभी डिसीजन सुनाया नहीं है, सुनाने वाले। डिसीजन आ गया क्या? नहीं। सेरेटरी ये क्या बोलता है? दोनों में एक डिफरेंस बता रही। मान लो ये प्लेंटिफ और ये डिपेंडेंट है, ठीक है, और मैं जज हूं। तुम्हारा केस मेरे पास आया, मेरे एरिया का या तो नहीं था, या तो मेरे एरिया का था लेकिन क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट का लेकर आए, ठीक है। लॉयर को बीच में पता चलता है
केस का भी डिसीजन नहीं आया, तारीख पे तारीख मिलती है, एक ही दिन में क्या डिसीजन आ जाता है? क्या नहीं, एक दिन हुआ, फिर तारीख दी गई, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद। बीच में जब केस लटका ही हुआ था, मतलब पेंडिंग था, तब लॉयर को पता चलता है। क्या पता चलता है? यार ये केस तो इस कोर्ट में बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा? हाई कोर्ट के पास जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास। मैं जो कोर्ट हूं, मैं इंफीरियर कोर्ट हूं, मैं छोटा कोर्ट हूं। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ और उन्हें बोलो कि प्रोहिबिशन वाला रिट फॉर्मल ऑर्डर पास करो, जिसमें बोला जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। क्या प्रोहिबिट किया जाएगा? केस को तुरंत रोको, केस अब आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? रीजन क्या है? रीजन क्या है कि आपके पास ये केस होना ही नहीं था। आप इस केस से कैसे डील करो? अभी पेंडिंग है। मान लो लॉयर बहुत ही नालायक था, डिसीजन दे दिया। अब डिसीजन दे दिया, अब डिसीजन देने के बाद लॉयर को पता चला, क्या पता चला? कि यार केस तो बनता ही नहीं था। अब क्या करे? उन्होंने कहा तो भी जाओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, रिट पिटीशन फाइल करो। लेकिन वो रिट पिटीशन कौन सी वाली होगी? सेरेटरी। ये बोलेगा कि अगर केस सॉल्व हो चुका है, डिसीजन दे चुके हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे रुकवा देंगे। तो दोनों रुकने की बात कर रहे हैं, दोनों इंफीरियर कोर्ट में गए हुए केसेस की बात कर रहे हैं। वो जो छोटा कोर्ट है उसमें केस नहीं बनता था, लेकिन पहला वाला जो प्रोहिबिशन है, केस अभी पेंडिंग है, और जो दूसरा वाला केस है उसमें केस पेंडिंग नहीं है, डिसीजन आ गया। दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्लैरिटी है? प्रोहिबिशन तो एक बार रीड करा गया, सेरेटरी एक बार रीड करवा दो। व्हेन दिस सबऑर्डिनेट, रीड करा रही हूँ, व्हेन दिस सबऑर्डिनेट मतलब छोटा, सबऑर्डिनेट जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट, क्या लिखा है? विदाउट समझ रहे, मतलब उनके एरिया का था ही नहीं, या फिर एक्सेस, या फिर क्या लिखा है? कॉन्ट्रवेन द रूल्स ऑफ द नेशनल जस्टिस। पहला पॉइंट बोलता है उनके एरिया का नहीं था, इसी के अंदर दूसरा बोलता है एरिया का था लेकिन एक्सेस यूज कर रहे हैं ना, 50 तक का एरिया था, 60-70 का नहीं था। इसका सेकंड पॉइंट बोलता है कॉन्ट्रवेंशन द रूल्स ऑफ द नेशनल जस्टिस। नेशनल जस्टिस क्या होता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो नॉर्मल है। नेशनल जस्टिस मतलब कि जब आप केस सॉल्व करते हो तो आपको प्रॉपर फेयर तरीके से काम करना है, नेशनल जस्टिस के रूल्स फॉलो करना है। अगर मैं आपकी सुन रही हूँ तो इनके भी सुनू ना। नेशनल जस्टिस, फेयर डीलिंग, ये लोग सबूत दे रहे हो तो आप लोग का भी जो सबूत दिया जा रहा है उसे भी ध्यान दो। मैं बस एक एक की सुन रही हूँ, दूसरे की सुन रही हूँ क्योंकि पैसा खाया हुआ है मैंने, तो ये क्या है? नेशनल जस्टिस नहीं है। इन्होंने कहा आपने क्या किया? कॉन्ट्रवेंट बोले तो तोड़ना, आप कॉन्ट्रवेंट कर रहे हो रूल्स ऑफ नेशनल जस्टिस। आप जब जजिंग कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, जब आप जजेस है ना आपसे चीजें पूछ रहा है, तो आप बस एक ही को मौका दे रहे हो, दैट वाज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल्स ऑफ नेशनल जस्टिस। तो आप आ जाओ सेरेटोरियल में, या फिर कमिट एन एरर, कुछ ना कुछ गलती करी आपने डिसीजन देने में, जो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो सामने से ही समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि तुम घर से क्या पिट कर आए हो, क्या चेहरे पे दिख रहा है ना? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया गलती ऐसी है जो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड आराम से साफ साफ पता चल रहा है कि गलत डिसीजन दे रखा है। तो सेरेटोरियल कब पास किया जाता है? जब डिसीजन आ जाता है। डिसीजन किसका आया है? ऐसे केस का जो केस उस एरिया का था ही नहीं, उस कोर्ट के पास जाना ही नहीं था, या फिर वो केस उसके एरिया का है लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो आपने नेशनल जस्टिस के रूल्स फॉलो नहीं करे, बस एक पार्टी की सुनी और दूसरी पार्टी की नहीं सुनी। तीसरा क्या बोल रहा है? साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस केस को जज ने सॉल्व करते वक्त साफ साफ गलती की। ठीक, बोथ ऑब्जेक्ट ऑफ द बोथ प्रोहिबिशन है सेरेटोरियल, किसकी बात करें? दोनों की सेम, दोनों के दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सेम है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है? जब केस पेंडिंग है तब पता चलता है तो प्रोहिबिशन, केस पेंडिंग नहीं है, सॉल्व हो गया, डिसीजन आ गया तो फिर सेरेटोरियल। प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ऑन दी अर्ली स्टेज, प्रोहिबिशन पहले पता चल रहा है ना, अर्ली स्टेज, और सेरेटोरियल अवेलेबल इज लेटर, बट द सिमिलर ग्राउंड्स क्या है? सेरेटोरियल इश्यू आफ्टर द अथॉरिटी व्हिच हैज एक्साइडेड इट्स पावर। क्लैरिटी है? पक्का? पहला क्या था? पहला रिट क्या था? हेबियस कॉर्पस, किसी को अनजस्ट तरीके से जेल में डाला गया तो हेबियस कॉर्पस वाला। हेबियस कॉर्पस जो लैटिन टर्म है उसका मीनिंग क्या है? टू हैव द बॉडी। सेकंड है मेंडेमस, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो चले जाइए और शिकायत करिए, वो कमांड दिया जाएगा। मेंडेमस लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है? कमांड देना। ठीक है, तीसरा और चौथा प्रोहिबिशन सेरेटोरियल इंफीरियर कोर्ट की बात करता है,
कोर्ट में गलत केस चला गया है, पहले अर्ली स्टेज में पता चल गया तो प्रोहिबिशन, लेटर स्टेज में डिसीजन देने के बाद पता चला तो सर्रेटर। फाइनली क्या है, क्वो वारंटो, लैटिन टर्म है क्वो वारंटो। इसका मतलब क्या है, व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड। समझना, मूवीज में देखा है ना, फर्जी आईएएस ऑफिसर बनके कोई आया है, फर्जी पुलिस बनकर कोई आया है, ठीक है, कार्ड आपको थोड़े 2 सेकंड के लिए दिखा रहे हो, छुपा दे रहे हैं, देखो हम यहाँ से, और पॉकेट में रख दिए, पढ़ भी नहीं पाए तुम लोग, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड ऐसे घूर के देख भी तो नहीं सकते ना। तो कोई इंसान है जो कि झूठा अपने आप को फॉलो कर रहा है, झूठा बता रहा है कि भैया मैं आईएएस ऑफिसर हूँ या फिर मैं जो कुछ भी हूँ, ठीक है। क्वो वारंटो, अगर आपको डाउट होता है कि यार ये बंदा नहीं है, ये बंदा पब्लिक अथॉरिटी से बिलोंग नहीं करता है, ध्यान दो मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए वो किसको बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट जॉब से, पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है। अगर किसी बंदे पे डाउट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ और हाई कोर्ट के पास जाओ और कौन सी रिट फाइल करो, क्वो वारंटो, जो क्या बोलता है, व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड। सुप्रीम कोर्ट फिर उस बंदे के बारे में पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, पता लगाएगा। अब आईएएस ऑफिसर है तो किस बैच का है, कुछ नंबर होते हैं, है ना, एनरोलमेंट नंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद अगर पता चलता है वो बंदा सच में गलत है तो उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो उसकी पोस्ट तो थी नहीं, ठीक है। तो क्वो वारंटो क्या एक लैटिन वर्ड है। चलिए, रिट्स ऑफ क्वो वारंटो किया जाता है इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम पर्सन असेशन ऑफ टू एन ऑफिस। वो कोई एक ऐसा ऑफिस होल्ड करके बैठा है, होल्डर ऑफ द ऑफिस हैज शोड टू द कोर्ट अंडर द व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड ऑफ द ऑफिस। कोर्ट उससे पूछेगा कि किस अथॉरिटी से आपने इस ऑफिस को होल्ड करके रखा है, क्योंकि आपकी तो अथॉरिटी बनती ही नहीं है। इट इज इशूड, कब इशू किया जाएगा, जब ऑफिस किस नेचर का होगा, पब्लिक नेचर का होगा। मैं इस इंस्टीट्यूट में बैठी हूँ और मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ये इंस्टीट्यूट प्राइवेट है, यहाँ पे सारी की सारी चीजें प्रोटेक्शन किसको दी जा रही है, पब्लिक नेचर, ठीक है। अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि मैं इस ऑफिस से बिलोंग करता हूं और वो ऑफिस किस नेचर का है, पब्लिक ऑफिस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है। क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, वो ऑफिस क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। ये स्टैट्यूट क्या होता है, लीगली बनाया गया ऑफिस, या फिर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस की बात आ रही है। पहला क्या बोल दिया, ऑफिस का नेचर क्या होगा, पब्लिक, या फिर वो ऑफिस किसने बनाया, स्टैट्यूट ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या नेचर हो गया, पब्लिक ही हो गया ना, ठीक है। रेस्पोंडेंट हैज, रेस्पोंडेंट कौन हो गया, रिस्पॉन्ड करने वाला, रिप्लाई करने वाला। एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस फाइल कर रहा है, मतलब जो रिट किसी ने फाइल करी होगी वो वारंटो, और जिसपे हमें डाउट है वो कौन हो गया, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पोंडेंट, क्यों, क्योंकि वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, अब हमने जो केस फाइल किया उसका रिप्लाई कर रहा है रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट हैज असर्ट हिज क्लेम टू द ऑफिस। अगर मैं केस फाइल कर रही हूँ, सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मैं इस ऑफिस को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, खुद से बोल रहा है ना कि मैं नहीं बिलोंग करता, तो क्या केस बनता है, क्या ये केस तब बनता है, ये केस तब बनता है जब वो ऑफिस पब्लिक नेचर का हो, वो ऑफिस जो पब्लिक नेचर का बनाया गया बाय दी स्टैट्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, और तब बनता है जब रेस्पोंडेंट असर्ट मतलब क्या है, बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि ये ऑफिस उसका है, वो ऑफिस, वो बोल रहा है कि ये ऑफिस मेरा है। जब वो खुद ही से बोल रहा है ये ऑफिस मेरा नहीं है, तो क्या केस साफ ही हो गया ना, उसे वो छोड़ना पड़ेगा। पब्लिक ऑफिस होना चाहिए और वो साफ साफ बोल रहा है ये ऑफिस मेरा है, तब वो वारंटो वाला रिट फाइल किया जाएगा और उसे बोला जाएगा अपना ऑफिस खाली करो। लेकिन इंक्वायरी करने के बाद, ऐसे नहीं कि मैंने बोला और कोर्ट ने मेरी बात सुनी और खाली करवा दिया। कोर्ट क्या करवाएगा, अपने लेवल में इंक्वायरी करवाएगा ही। क्लैरिटी है। क्लेमनेंट मतलब क्लेम करने वाला, ऑफिस डज नॉट, क्या लिखा है ये, असब मतलब क्या है, कहां गया, हड़पना, हड़पना समझते हैं, कब्जा करना, कब्जा करना सही वर्ड, ठीक है। क्या लिखा है, क्लेमनेंट डज नॉट क्लेम पब्लिक ऑफिस। ये कह रहे कि इस रिट्स के थ्रू हम क्या चाहते हैं कि कोई भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस को, पब्लिक ऑफिस को क्या नहीं कर सकता है, हड़प नहीं सकता है, कब्जा नहीं कर सकता है। ये किसी बच्चा वहां पे पढ़ाई करके जाया जाता है, बस आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो तो क्या फर्जीवाड़ा करने दिया जाएगा, क्या नहीं। तो 5 रिट्स थी आपकी,
पहली रिट्स क्या थी? हेबियस कॉर्पस। पहली रिट्स आपको क्या बोलती है? अगर आपको डिटेन किया गया, दैट मीन्स आपको जेल में डाला गया है अनजस्ट तरीके से, तो हेबियस कॉर्पस वाली रिट्स फाइल की जाएगी। कहां कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एज पर किस आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 226। हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32। चले, मैंडेमस क्या बोलता है? पब्लिक ड्यूटी की बात करता है कि अपना काम अच्छे से करो। प्रोहिबिशन, सेरेटायर दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। प्रोहिबिशन कब? जब केस पेंडिंग है, चल रहा है। सेरेटायर कब? जब केस खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट स्टॉप प्रोसीडिंग इंफीरियर क्वासी जुडिशियल, ये सब लिखा है। ठीक है, एंड लास्ट को वारंट टू सुप्रीम कोर्ट शो प्रूफ ऑफ योर अपॉइंटमेंट। सच में आप अपॉइंट हुए थे क्या? ये आपसे है ना पूछा जाएगा। दैट वाज को वारंट। क्या रिट समझ में आ गए? पक्का? पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स चालू कब से हुआ था? आर्टिकल नंबर 14 से चालू हुआ था। खत्म कहां हुआ था? 32 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये है वो रेमेडीज जो अंदर आपने डिटेल में पढ़ ली। उसमें बस ये लिखा था ना, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे जाना है? इतनी सारी रिट्स जो आपको दे रखी है, ये यहाँ आपका पूरा का पूरा ओवर होता है। ठीक है, वापस उस पेज में जाएंगे। चलिए, आपने यहां तक तो पढ़ लिया था, ये देखो ये सब कवर कर लिया आपने। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? चलिए इस पूरे हेडिंग को पहले समझते हैं। हेडिंग समझेंगे पहले। डायरेक्टिव अलग है, प्रिंसिपल्स अलग है ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझना, स्टेट बोल दिया है, स्टेट मतलब वही सेंटर, वही स्टेट, वही लोकल बॉडी, म्युनिसिपैलिटी, सब कवर। ठीक है, अब स्टेट क्या बना रहा है? पॉलिसीज बना रहा है। स्टेट क्या बना रहा है? पॉलिसीज। आई दिन पॉलिसीज बनती रहती है किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर के लिए जितनी भी पॉलिसी बनाई जा रही है उसे हमने क्या बोल दिया? स्टेट पॉलिसी। उसके क्या है? प्रिंसिपल्स, मतलब रूल्स रेगुलेशन। आप जब स्टेट पॉलिसी बना रहे हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। और सबसे पहला टर्म जो लिखा है वो क्या लिखा है? डायरेक्टिव। क्या मैं इनको डायरेक्शंस बोल सकती हूँ? क्या मैं इंस्ट्रक्शंस बोल सकती हूँ? क्या मैं इन्हें सजेशंस बोल सकती हूँ? समझना, स्टेट जो आर्टिकल 12 में पढ़ा था आपने, स्टेट को साफ साफ बोल दिया है कि जब भी आप अपनी पॉलिसीज बनाओगे तो हम आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम आपको सजेशंस दे रहे हैं कि पॉलिसी बनाते वक्त इन सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना। चलिए प्रिंसिपल्स कैसे हैं समझना, ये प्रिंसिपल्स कैसे हैं, एक आध प्रिंसिपल्स में याद दिला रही हूं। स्टेट पॉलिसी बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, कॉमन है। प्रिंसिपल जब बनाओगे आप तो उन्होंने बोला स्टेट को ये फॉलो करना चाहिए, क्या कि मेन विमेन्स को क्या किया जाए? इक्वल राइट्स मिले। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ दी मटेरियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन गुड्स। ये क्या बात बोली इन्होंने? बोला हर स्टेट अलग अलग है, सबके पास रिसोर्सेज मिलने चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए आपको। इन्होंने बोला डज नॉट कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ कॉमन डिटरमिनेंट्स। इन्होंने क्या बोल दिया? किसी एक को सारी चीजें नहीं मिलनी चाहिए, सबको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, हर स्टेट बराबर है। जो चीज आप एमपी में दे रहे हो वो चीज यूपी में भी दीजिए, केरल में भी दीजिए, साउथ में भी दीजिए, सब जगह दीजिए। इक्वल पे करो, इक्वल वर्क के लिए, किसके लिए? मैन और वुमेन्स। ये कैसी बात है थोड़ा सा नोटिस करो। पॉलिसी बनाते वक्त आपको फेयर रहना है, कुछ भी गलत नहीं करना है, लेकिन ये हमारे क्या है? सजेशंस है। किसको दिए जा रहे हैं सजेशंस? पॉलिसी बनाने के लिए। लेकिन ये पॉलिसी बना कौन रहा है? स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सबको सजेस्ट किया जा रहा है ध्यान रखना, मैन और वुमेन में इक्वालिटी रखना, नहीं तो क्या हो जाएंगे? झगड़े होंगे। ठीक है, झगड़े होंगे तो भैया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जो बैठती है, कोई ना कोई सरकार बैठती है ना, उनको फिर क्या नहीं मिलेंगे? वोट्स नहीं मिलेंगे, इलेक्शन में हार जाएंगे वो। तो एक तरफ होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स किसको मिले हैं? सिटीजन्स को मिले, लेकिन बस सिटीजन्स को नहीं मिले, आपने देखा आर्टिफिशियल बॉडी को भी मिले, आर्टिफिशियल बॉडी को भी मिले और फॉरेनर्स को भी मिले जो अदर देन सिटीजन्स है। तो फंडामेंटल राइट्स जो मिले हैं उसके साथ साथ इन्होंने कहा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की। ठीक है, और स्टेट को साफ क्या बोल दिया? हम आपको सजेशन दे रहे हैं, हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पॉलिसी बनाते वक्त। लेकिन अगर इन्होंने ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा कि आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं।
फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिले तो क्या कोर्ट में जा सकते हो? हाँ, लेकिन स्टेट ने ये पॉलिसी बनाते ये ध्यान नहीं दिया तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं, क्योंकि ये क्या है, बस ओनली सजेशंस है। अगर इन सजेशंस को मानोगे तो लोगों पे अच्छा इफेक्ट आएगा, इलेक्शन में आपको वोट्स मिलेंगे और आप क्या करोगे, इलेक्शन जीत जाओगे, आप ही की सरकार रहेगी, दोबारा आपकी पॉलिसी बनाओगे। इज दैट क्लियर? आ जाइए रीड करेंगे। फंडामेंटल राइट्स कहाँ है? पार्ट 3 में। पहले तो मुझे बताओ टोटल आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल नंबर टोटल कितने? 4। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस बता रहे हो? 29 आर्टिकल, बस 29 आर्टिकल कैसे हो सकता है जब 226 395 आर्टिकल थे, भूल गए? आगे पार्ट पीछे सपाट। आर्टिकल कितना है? 395। फिर कितने पार्ट्स थे? 22। और कितने शेड्यूल? अभी करंट बताओ कितने? 12 है। ठीक है, चलो तो पार्ट 3 की बात हो रही है। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, हाँ आते हैं, ठीक है। देन पार्ट 4 में क्या दे रखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन्होंने सॉरी पार्ट 4 में क्या दे रखा है इन्होंने का? आर्टिकल 36 से 51, जो अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है। आपके सिलेबस में कहां तक के आर्टिकल पढ़े आपने? 32 के, और रेंडमली बीच में पढ़ा 2 to 6 पढ़ा, ठीक है। इन्होंने कहा 36 से 51 मिलेगा। गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू लीड टू दी कंट्री। यहां पे क्या कह रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वापस अभी हमारी हेडिंग क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरीके से क्या है? गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए है, ताकि वो क्या कर सके, हमारी कंट्री को अच्छी तरीके से लीड कर सके, ठीक है। गाइडलाइंस है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो क्या कोर्ट में जाओगे? नहीं, कोर्ट में नहीं जाओगे, इलेक्शन बस हरा दो, ठीक। चलिए, तो डायरेक्टिव नॉट एनफोर्सेबल इन दी कोर्ट। साफ साफ पहली लाइन बोल दी। क्या बोल दिया? डायरेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? एनफोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है, मतलब आप इनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, नेता ने बोला हम बिजली देंगे, जब उसने बिजली नहीं दी, क्या कोर्ट में जाके आपने उसको अंदर करवा दिया क्या? नहीं, साफ साफ बोल रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक। इसका ऑपोजिट फंडामेंटल राइट्स, एनफोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक है। डायरेक्टिव इंप्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेशन, इंप्लीमेंट किया जाता है बाय द लेजिस्लेशन, लेकिन नाइदर स्टेट नॉर द इंडिविजुअल कैन वायलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ। इन्होंने कहा प्लीज प्रिंसिपल, पॉलिसी बनाते वक्त आपको क्या नहीं वायलेट करना है? एग्जिस्टिंग लॉ, जो लॉ पहले से बने हैं उनको मत तोड़ो, उनको मत खराब करो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट टेक अवे द लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? फॉलो करने का। तो यहाँ पे स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है? फॉलो करने का। तो इन्होंने कहा कि भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट टेक अवे, लेजिस्लेटिव की पावर नहीं ले सकता फ्रॉम एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, मतलब उनका काम पॉलिसी बनाने का है, लॉ बनाने का नहीं है। लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, ठीक है। कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ। कोर्ट क्या करेगा? कोई भी लॉ को डिक्लेयर नहीं करेगा कि वॉइड। वॉइड बोले तो गलत, इनवैलिड, ठीक है। ऑन द ग्राउंड्स इट्स कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वो ये नहीं बोले, इन्होंने कहा दोनों में अगर डिस्प्यूट होता है, अक्सर क्या होता है समझना, एक तरफ लॉ है, एक तरफ पॉलिसी। पॉलिसी छोटी मोटी होती है ना, पॉलिसी क्या होती है? छोटी मोटी होती है। लॉ क्या होता है? बड़ा होता है। लॉ को बनाने वाले लेजिस्लेचर कौन? पार्लियामेंट में बैठे लोग। पॉलिसी को बनाने वाले कौन है? सरकार। आए दिन पॉलिसी नई नई आती जाती है, बदलती जाती है। दोनों में कल को डिस्प्यूट होगा, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली लॉ। पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या लॉ को बदल सकते हैं? नहीं, लॉ बड़ा है भाई। लॉ कहेगा पॉलिसी में तुझको बदल दूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोल रखा है, कोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगा वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। भैया पॉलिसी बनाने का हम सजेशन दे रहे हैं, तुम्हारी पॉलिसी थोड़ी सी इधर उधर होगी, है ना, लेकिन हमारे लॉ को इधर उधर करने का नहीं। कोर्ट नॉट कंटेम टू कंपेल द गवर्नमेंट टू कैरी आउट दी, ये वाली लाइन तुम लोग रीड करोगे मुझे बताओगे, 5th वाली लाइन रिपीट है, जो ऊपर पॉइंट्स पढ़े वन ऑफ देम है। रीड करो 5th पॉइंट और बताओ। वेरी गुड। हमने अभी जितनी भी पॉलिसी पढ़ने वाले, अभी 1-2 मैंने पॉलिसी पढ़ाई, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ाए। इन्होंने कहा कोर्ट
कंपेल मतलब फोर्स नहीं करेगा, किसको? गवर्नमेंट को। किस चीज के लिए? कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। ये तो बड़ा था स्टार्टिंग में। पहला क्या लिखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। फॉलो नहीं किया तो कोर्ट में भी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पे यही बोल रखा है कि कोर्ट भी प्रेशर नहीं दे सकता कि भैया तुम्हें प्रिंसिपल फॉलो करो। प्रिंसिपल इज जस्ट लाइक अ गाइडलाइंस टू दी गवर्नमेंट। गाइडलाइन दी जा रही है, गाइड किया जा रहा है आपको कि भैया देश को अच्छे से चलाना है तो इन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखोगे, कोर्ट भी आपसे ये नहीं करवा सकता, कुछ नहीं सरकार बदल दो। ठीक है, चलिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये उनकी खुद की ड्यूटी है कि भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करो, इनकी खुद की ड्यूटी है, नहीं करेंगे तो खुद फंसेंगे। अब यहां से इन्होंने कह दिया कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पूरी लिस्ट दे दी। पहली लिस्ट समझ में आ गया, सोशल वेलफेयर। फिर क्या दे रखा है? इक्वालिटी रखना है मैन वुमेन में। फिर क्या बोल दिया? मटेरियल रिसोर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, पढ़ लिया था ना ये अभी। इक्वल पे करना है। थर्ड वाला पॉइंट रह गया, ये कौन सा? ये थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? does not result in the concentration of the wealth and means of production to the common detriment। detriment बोले तो हार्म पहुंचाना होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्लीज कुछ ही लोगों के पास वेल्थ नहीं होना चाहिए। सेलेक्टेड मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बस अमीरों के पास पैसा नहीं होना चाहिए। ट्राई करो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, डिसेंट्रलाइज करो। तो ये कह रहे हैं डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन वेल्थ एंड मींस प्रोडक्शन। ठीक है, इससे कॉमन क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट हार्म पहुंचाएगा। ये तो समझ में आ गया। मेन वुमेन इक्वली पे। हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर ऑन चिल्ड्रन नॉट एब्यूज। एब्यूज मतलब क्या है? मिसयूज। एब्यूज मतलब क्या? मिसयूज। हम पढ़ क्या रहे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कुछ इंपॉर्टेंट मतलब गाइडलाइंस है। पॉलिसी बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखो। प्लीज ध्यान रखना हेल्थ और स्ट्रेंथ किसकी? वर्कर्स की, और साथ में चिल्ड्रन भी। चिल्ड्रन कौन से बोल दिए? 14 साल से कम बच्चे तो काम नहीं कर सकते, उससे बड़े भी तो छोटे बच्चे हैं ना। ठीक है, चिल्ड्रन प्लीज उनको एब्यूज ना किया जाए, उनको मिसयूज ना किया जाए। चाइल्डहुड की बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेशन, प्लीज इन्हें बचाइए। ऐसी पॉलिसी बनाए स्टेट जिनसे इनका एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से खत्म हो जाए। सिक्योर करे स्टेट ऑपरेशन ऑफ द क्या? लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इन्होंने कहा है सरकार आप पॉलिसी बनाते हुए ये ध्यान रखिए कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी है, इनको हमेशा क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले। आप खुद देखते हो बच्चा पैसे देके खरीद लिया जाता है, तो जुडिशरी को हमेशा सेपरेट ही रखो, वहां पे नेता नगरी घुसने मत दो। तो प्लीज ऐसा काम करो, सिक्योर दी क्या? ऑपरेशन, इनके जो काम करने के जो तरीके हैं उन्हें बचा के रखो। ऑर्गेनाइज करो क्या? विलेज पंचायत। वहां तो कोर्ट वगैरह नहीं होते, गांव में कोर्ट वगैरह थोड़ी ना होते, तो उनके मैटर को सॉल्व करने के लिए कौन होते? पंचायत होती है। तो इन्होंने कहा प्लीज विलेज पंचायत को क्या करो? ऑर्गेनाइज करो। क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? शहरों में रह रही है कि गांव में रह रही है? गांव में। जब गांव में मेजोरिटी पॉपुलेशन रह रही है, उनके भी तो डिस्प्यूट होते होंगे कि वहां पे झगड़े नहीं होते होंगे? ऑब्वियसली होते होंगे। तो उनकी पंचायत को क्या करो? ऑर्गेनाइज। ये गाइडलाइंस है, सरकार को बोला जा रहा है इन पे काम करिए, काम करोगे तो इंडिया का भला होगा, आप भी आगे कंटिन्यू रहोगे, आपकी सरकार आगे भी कंटिन्यू रहेगी। गाइडलाइन है बस। वेरी गुड। अब ये जो आर्टिकल नंबर है ये मैं आपको ऑप्शनल देती हूँ, जिसकी दम है वो याद कर ले। ठीक है, और अगर याद नहीं हो पाता है तो स्किप कर दो, क्योंकि यस यहाँ पे अब आर्टिकल नंबर आना बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर आपको याद करवा दिए, जो कि 12 से लेके कंटिन्यू 32 तक था, और रेंडमली 2 to 6 भी बीच में आया, और अभी और भी आएंगे, अभी हुआ नहीं है। अमेंडमेंट वाले में भी सारी जगह आर्टिकल नंबर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े अनइम्पॉर्टेंट है कंपेरिजन वाइज, लेकिन क्या पूछे नहीं जाएंगे? इंस्टीट्यूट ने दे रखा है ना सिलेबस में, तो वो पूछेगा ना। ठीक है, हाँ पूछ लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछता, बहुत कम मार्क्स का पूछता है। ठीक है, कम मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन बस मैं प्रायोरिटी दूंगी जो मैंने अभी याद करवाया है वो। सेकंड प्रायोरिटी अभी मैं अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगी वो। थर्ड प्रायोरिटी में आता है। तो बच्चे जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है याद करने में, उनको मैं ये स्किप करने को बोलती हूँ, लेकिन जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है, उन्हें कोई इश्यू नहीं है, तो वो इसे भी याद करें। ठीक, चलिए। हाँ बच्चा बोल, थोड़ा सा फास्ट फास्ट निकालेंगे क्योंकि चिल्लर चिल्लर रीडिंग है। क्या लिखा है? सिक्योर क्या? राइट टू वर्क, एजुकेशन। किस पे काम करो? कैसी पॉलिसीज बनाओ? एजुकेशन को लेके, काम को लेकर।
प्रोविजन किससे रिलेटेड, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन वर्क, देन मर्टिनिटी रिलीफ की बात हो रही है। बच्चा काम करते करते कभी कभार क्या होता है, ठीक है, विमेन्स को छुट्टियां मिलनी चाहिए, लीव मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, तो उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे। तो भैया अच्छे चलेगी हमारी सरकार। क्या करना है, क्या बोल दिया, सिक्योर किसको, लिविंग वेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल दी टाइप ऑफ वर्कर्स। भैया अच्छा पैसा मिले ना जो भी वो काम कर रहे। देन सिक्योर दी पार्टिसिपेशन ऑफ दी वर्कर का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए मैनेजमेंट में, ठीक है। प्रोवाइड क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड मतलब लॉ, ठीक है। देन क्या लिखा है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो, किसको, चिल्ड्रंस को, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया है। आर्टिकल नंबर बताओ, 21 ए, वेरी गुड। प्रमोट करो एजुकेशन को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दी, किसको, ST SC की बात हो रही है, वीकर सेक्शन की बात हो रही है, प्लीज इनको प्रमोट करो। हमारा देश अच्छे से चलेगा अगर इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। तो जनरल बातें क्या रेस करो, लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल की बात हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इंप्रूव दी पब्लिक हेल्थ। अच्छी क्वालिटी का खाना प्रोवाइड करिए, ऑटोमेटिक आपकी पब्लिक हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में काम करो, प्रोटेक्शन दो, इंप्रूव करो एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट को बचाओ, वाइल्ड लाइफ को बचाओ, ऐसी पॉलिसीज बनाइए, ठीक है। प्रोटेक्ट करो किसको, अपने मॉन्यूमेंट्स, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सारी प्लेसेस हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर गौरी घाट की बात करूँ, गौरी घाट को गंदा करने से बचाएं, ऐसी रूल्स रेगुलेशन, ऐसी पॉलिसीज बनाए कि कचरा मत फेंको नदी में, है ना, बाजू में जो रखे हैं उस कूड़ेदानी में फेंको। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर पॉलिसी, हमें बचाना है, ठीक है, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें। स्टेट मस्ट सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, ये समझ में आया। जुडिशरी को एकदम अलग रखो, इंडिपेंडेंट रखो, ताकि इंडिपेंडेंट डिसीजन दे पाए। पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है इंटरनेशनल लेवल में भी। ये सारे क्या थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वापस से बोल रही हूँ, एक तरफ फंडामेंटल राइट है, एक तरफ क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या ये कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं इसके अगेंस्ट अगर छीन लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर स्टेट ने नहीं फॉलो किया तो क्या कोर्ट में केस कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस, ये राइट्स है और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये किसको दिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दिया जा रहा है, इंडिविजुअल सिटीजन्स, आर्टिफिशियल बॉडी, फॉरनर, सबको दिया जा रहा है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसको दिया जा रहा है, सरकार को, स्टेट को, उनको बोला जा रहा है तुम फॉलो करो, तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हेडिंग क्या लिखा, फंडामेंटल। हमें इतने राइट्स मिले ना तो हमारे कुछ कर्तव्य बनते, इतने फंडामेंटल राइट्स लेके घूम रहे हो तो हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो हर सिटीजन को ये मानना है, कुछ नहीं चिल्लर बातें। अबाइड मतलब फॉलो करो, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट करो, किसको, इंस्टीट्यूशन को, किसको, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ड्यूटी है ना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, अपने फ्लैग को, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी क्या है, क्या फॉलो करो, आइडल्स कौन है, नोबल आइडल्स कौन है, फ्रीडम फाइटर्स, सारे के सारे, गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे नोबल आइडल्स है। प्लीज जिन्होंने हमारी नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम में बहुत हेल्प करी है, रिस्पेक्ट करो उनकी, उनको फॉलो करो। कल को अगर हमारे देश में ऐसी कुछ जरूरत पड़ती है तो हमें उनके लक्ष्य कदम पर चलने का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है प्रोटेक्ट, क्या, सोवरेनिटी का मतलब बताओ, इंडिपेंडेंसी, ठीक है, इंडिपेंडेंट। प्रोटेक्ट करना है हमारे इंडिपेंडेंट, मतलब हम आजाद है ना, आजाद ही रहे, कभी किसी के गुलाम ना बने। तो प्रोटेक्ट करो हमारी आजादी को, हमारी यूनिटी को, हमारी इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी को। डिफेंड करो अपनी कंट्री को, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब देश बुलाए खड़े होके तैयार हो जाना। अभी कहीं लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में चल रही है ना, तो एक एक आदमी अपने देश को बचाने के लिए खड़ा है। तो अगर कभी भी ऐसा संकट आता तो ये आपके क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, देश बुलाए तो पहुंच जाना। प्रमोट हार्मनी मतलब शांति, ठीक है, ब्रदरहुड भाईचारा, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया रिलीजन, प्लीज शांति बनाए रखें, ठीक है। सबके अपने अपने रिलीजन है, सबको फॉलो करने दो, ठीक। ये मत बोलो कि तुम हमारा फॉलो करो, हम तुम्हारा नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है, प्लीज मेंटेन रखें। फिर क्या लिखा है, ह्यूमन डिग्निटी, सॉरी ह्यूमन डिग्निटी भी प्लीज मेंटेन करके रखें। हाँ बच्चा, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, प्रिजर्व करना है क्या,
हमारे देश का जो भी रिच हेरिटेज है, कल्चर है, इसको क्या करो बच्चा, बचा के रखो, प्रोटेक्ट करो, नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को बचाओ, लेक्स को बचाओ, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को। अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ से नागपुर जाने वाले रोड आपने देखा होगा, हाईवे में साउंड प्रूफ हाईवे बना के रखा है। जबलपुर से अगर नागपुर आप जा रहे हो, उस बीच में कोई एक एरिया पड़ता है कुछ खतरनाक, हाँ, उन्होंने पूरे जो हाईवे है उसको ऐसे, एक तो पहले हाइट दे दी है, नीचे से सारे के सारे जानवर पास ऑन हो सकते हैं, हाईवे को हाइट दे दी है, ठीक है। जंगल, हाँ हाँ, पेच के साइड, अगर आप पेच साइड जाओगे तब मिलेगा आपको, जंगल है, जंगल से जितने भी जानवर है, एनिमल्स है, वो क्या कर सकते हैं बच्चा, नीचे ही नीचे क्रॉस कर सकते हैं, उन्हें रोड में आने की जरूरत ही नहीं है। प्लस इतने बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, इतना साउंड होता है, तो जंगल में रहने वाले एनिमल्स परेशान ना हो जाए, तो उन्होंने साउंड प्रूफ वो हाईवे बनाया है ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। तो एक्चुअली में ये सब क्या है, ऑल दीज आर पॉलिसी, है ना, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी, हमें वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है, ठीक है। डेवलप करो, साइंटिफिक क्या लिखा है, टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म। टेम्पर बोले तो बच्चा स्वभाव, ह्यूमैनिज्म मतलब इंसानियत रखो, दैट्स इट, वो ये कह रहे, ठीक है। सेफगार्ड करो किसको, पब्लिक प्रॉपर्टी को। अब रेलवे की प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कर दो खराब, कर दो गंदा, क्या फर्क पड़ता है, सरकार, है ना, घिस घिस के परेशान है, लेकिन हम तो तोड़फोड़ मचाएंगे। कभी भी कुछ भी जलाने की बारी आती है तो क्या जलाया जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी। अपनी पर्सनल कोई कुछ खराब करता है नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी कि आपको क्या करना है, सेव करो पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। एब्ज्योर मतलब गिव अप, वायलेंस प्लीज छोड़ो। स्ट्राइव मतलब ट्राई करना, एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, सो दैट नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज हायर लेवल। आपको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहे अकेले चाहे लोगों के साथ मिलकर वो सारे काम करने जिससे हमारा देश आगे बढ़े। ये सब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, जनरल बातें हैं, करना चाहिए, ठीक। सिंस द ड्यूटीज आर इम्पोज अपॉन द सिटीजन नॉट अपॉन द स्टेट, वापस से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को मिले तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी किसकी होगी, ठीक है। इन्होंने ये लिखा है ड्यूटी आर इम्पोज ऑन द सिटीजन, सिटीजन की ड्यूटी है इन सारी चीजों को फॉलो करो, ये स्टेट के ऊपर थोड़ी ना है। सरकार हमसे ये ड्यूटी फॉलो करवाइए, ये चलो 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 खड़े हो जाओ, खुद से आना चाहिए ना दिमाग में, खुद से आना चाहिए। फ्रीडम फाइटर्स को अपना आइडल मान के चले, ठीक है, वो ये सब नहीं करवा सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे टॉपिक ओवर होता है, क्लियर है। यस, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई कंक्लूजन पढ़ते हैं अपन, ये जैसे कंक्लूजन पढ़ा, सिंस द ड्यूटी, ड्यूटी कौन फॉलो करेगा, सिटीजन, कौन नहीं करेगा, स्टेट नहीं। तो एक्चुअल में सूर्या का ये केस हुआ था, इस केस से ये कंक्लूजन निकला था, पूरी कहानी नहीं बताते, इस केस से कंक्लूजन निकला था कि भाई ये ड्यूटी तो सिटीजन फॉलो करता है। तो जितने भी केसेस दे रखे हैं वो ऊपर जो कंक्लूजन है वो उन्हीं का ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये ड्यूटीज ही दे रखी है सेम। एक और दे रखा है, कुछ छूट गया क्या बताओ। हमारी ड्यूटी क्या है, पेरेंट्स गार्जियन की ड्यूटी क्या है कि हर चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल करवाइए, बस वो के पॉइंट है, ठीक है। प्लीज उसे भी एक बार रीड कर लेना। चलिए, ड्यूटीज यहाँ पे ओवर होती है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आपको याद करना है। आर्टिकल नंबर क्या है, 51A। अब जितने भी होंगे वो रेंडमली मिलेंगे। 51A याद रहेगा पक्का।